तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब हमारे चैनल पर 3 वीडियोस जैसे कि आ चुकी हैं, तो आज मैं चौथी वीडियो के लिए तैयार हुआ हूँ। तो आज मैंने चौथी वीडियो सोची है लेमन के ऊपर। 3 वीडियो जैसे कि हम लोग ने डाल चुकी है अलग अलग चीज़ों पे, मनी प्लांट, रोज और ये। अब मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा किचन के बारे में सोचा जाए, तो मैंने आज चौथी वीडियो डाली है लेमन के ऊपर। तो आज मैं आपको लेमन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ अलग अलग। और आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा भी। लेमन फ्रूटिंग सीजन कंप्लीट इन्फो, लेमन प्लांट केयर एंड टिप्स, जितनी भी टिप्स है मैं आपको हर एक दूंगा, जितनी मैं समझ सकता हूँ, जितनी मैं जानता हूँ। बस आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी। मैं पूरी कोशिश में हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। बस मेरे को आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए कि आप लोग भी बस मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ नींबू के पौधे को फ्रूट क्यों नहीं लगता, और अगर इसको फ्लावरिंग होती है तो वो क्यों झड़ जाती है, उसकी क्या रीजन हो सकती है, और बीज से लगाए हुए नींबू को फ्रूटिंग होती है या नहीं। ये सब जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। जब हम नर्सरी से एक पौधा लेकर आते हैं नींबू का, तो उसको नींबू लगे होते हैं और हम उसको घर में लाकर रखते हैं, तो उसके बाद में कभी नींबू लगते ही नहीं है। समटाइम लगते भी हैं लेकिन सिर्फ एक नींबू लगता है। 100 फूल खिलते हैं और सारे झड़ जाते हैं, सिर्फ एक ही नींबू बन पाता है उनमें से। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली नींबू दो तरीके से उगाए जा सकते हैं, एक तो बीज से और एक ग्राफ्टेड किया हुआ। हमें जो नर्सरी पर पौधे मिलते हैं वो ग्राफ्टेड होते हैं। उनको पहले बीज से उगाया जाता है। जब वो बीज से उग जाता है पौधा, तो उसके बाद में उसके ऊपर ग्राफ्ट लगाया जाता है। ग्राफ्ट ऐसी वैरायटी का लगाया जाता है जिसको जल्दी फ्रूटिंग होती हो। मतलब मान लीजिए हमने 2 बीज लगाए और एक बीज से बने हुए पौधे को 5 या 10 साल हो गए, और जाहिर सी बात है जो 10 साल का पौधा होगा उसको फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी, वो मिच्योर होगा प्लांट। तो जो हमने बीज से उगाया 6 महीने पहले, उसको फ्रूटिंग नहीं होगी जब तक वो मिच्योर नहीं होगा। इसलिए हम 10 साल वाले पौधे का एक छोटा सा बड लेंगे, जो नई ग्रोथ होगी। जिस तरह आप ये देख सकते हैं ये नई ग्रोथ कर रहा है, यहाँ से हम इसको काटेंगे और 6 महीने वाले पौधे के ऊपर इसको फिक्स कर देंगे। मतलब उसको ग्राफ्ट कर देंगे उसके ऊपर। और जब वो ग्राफ्ट कामयाब हो जाएगा, तो आगे से जितने भी पत्ते निकलेंगे वो ग्राफ्टेड एरिया से ही निकलेंगे। तो इसका मतलब होगा जो ग्राफ्टेड एरिया की एज है वो 10 साल पुरानी है, तो वो जल्दी ही फ्रूटिंग पर आ जाएगा। ये बहुत ही कॉमन सा मेथड होता है पौधे को फ्रूटिंग पर लाने के लिए। हम इनको घर में ग्राफ्ट नहीं कर सकते, अगर करें तो बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि जिनका काम उसी को साझे। मैंने नींबू के पौधे को कभी ग्राफ्ट करने की कोशिश ही नहीं की। 3-4 मरतबा करने से आपको प्रैक्टिस हो सकती है। ग्राफ्टेड नींबू को पहले साल या दूसरे साल ही फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। अगर ये जमीन के अंदर लगा हो तो इसकी ज्यादा ब्रांचेस फैलती हैं और रूटिंग भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जल्दी ही फ्रूटिंग पर ये आ सकता है। जब हम नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो उसको फ्रूट लगा होता है, नींबू लगे होते हैं पीले रंग के। तो एक मरतबा जब वो झड़ जाते हैं या हम उतार लेते हैं, उसके बाद में पौधे के पत्ते भी झड़ जाते हैं और टहनियां ही रह जाती हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता फिर नई ग्रोथ होती है, दोबारा से नींबू लगते ही नहीं है। भला ऐसा क्यों होता है? नर्सरी से जब हम पौधा लेकर आते हैं तो वो गाची के अंदर होता है, गमले के अंदर सेटल नहीं होता। उसके रूट बॉल को राइस हस्क के अंदर लगाया होता है, फिक्स किया होता है, और उससे पहले वो लगा होता है जमीन के अंदर। जमीन के अंदर लगे हुए पौधे को फ्रूटिंग जब हो जाती है तो मौसम बदल जाता है। अक्सर नींबू के पौधे नर्सरी से हमें सर्दी के दिनों में मिलते हैं। अगस्त से सितंबर के महीने तक वो रेडी हो जाते हैं और उसके बाद उनको निकाल लिया जाता है पौधों को, और नर्सरी पर सप्लाई दे दी जाती है। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने तक वो फ्रूटिंग होती ही रहती है। जो फ्रूट लगा होता है वो जल्दी झड़ता नहीं है, लेकिन उस पौधे की रूट्स काट दी जाती हैं और छोटा सा रूट बॉल बनाकर गाची के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। और जब हम पौधा खरीद लेते हैं तो उसको हम ट्रांसफर करवा लेते हैं किसी बड़े गमले के अंदर, या फिर घर में लाकर किसी गमले में फिक्स करते हैं। और जो नींबू लगे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गिर जाते हैं। ये नॉर्मली ही होता है, क्योंकि उस पौधे के साथ रूट्स तो हैं ही नहीं। नई ग्रोथ होगी, नई रूट्स आएंगी, नई ब्रांचेस निकलेंगी, नया फ्रूट लगेगा। लेकिन घर में हमारे से फ्रूट लगता ही नहीं, क्योंकि हम इसको खाद देते ही नहीं। जितने भी पौधे फूलों वाले हों या फिर फ्रूटिंग वाले हों, उनको खाद की जरूरत होती है। जब वो फूलों पर आ जाए तो उसको खाद की जरूरत होगी। पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम गाय का गोबर भी यूज करते हैं, लेकिन फ्रूटिंग टाइम जब फूल लगते हैं उसके बाद गिर जाते हैं। समटाइम तो जितने भी फूल खिलते हैं सारे के सारे ही जड़ जाते हैं खिलने के बाद, या कलियां ही गिर जाती हैं, क्योंकि उनको खाद की जरूरत होती है। उनको पोटाशियम की, फास्फोरस की जरूरत होती है, जो कि हम उसको नहीं देते। हम सिर्फ यही फोकस रखते हैं कि पानी ज्यादा देने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो पानी हम कम देने लगते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। जब भी पौधा कलियों पर आया हो या फूलों पर आया हो, उसको पानी अगर कम कर देंगे तो वो झड़ जाएंगे। लीमू के पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप NPK 20-20-20 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये 20-20-20 फ्रूटिंग टाइम के लिए अच्छा नहीं होता।
हम पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, पत्तों को डार्क करने के लिए, ब्रांचेस ज़्यादा बनाने के लिए गाय का गोबर यूज़ कर सकते हैं या कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हर 7 दिन के बाद एक मुट्ठी लीजिए, गमले के अंदर डालिए और गुड़ाई कीजिए हल्की सी मिट्टी की, और नॉर्मली पानी दे दीजिए। लेकिन जब पौधा फूलों पर आया हो तब उसको ज़रूरत होती है हाई पोटेंसी की, कोई ऐसी खाद जिसके अंदर पोटाशियम ज़्यादा हो, क्योंकि जब कलियां खिल रही होती हैं तो उसको पोटाशियम की ज़रूरत होती है ताकि कली की स्टेम के अंदर इतनी पावर आ सके कि वो गिर ना जाए। इसलिए हमें पोटाशियम वाला खाद यूज़ करना पड़ता है। ऐसे स्टेज पर हमें नाइट्रोजन की बहुत ही कम ज़रूरत होगी। अगर ऐसे स्टेज पर भी हम गाय का गोबर कंटिन्यूली यूज़ करते रहेंगे तो नाइट्रोजन का सोर्स बढ़ता रहेगा, कलियां जड़ती रहेंगी और जो फ्रूट छोटा छोटा बन रहा है वो भी सूख कर जड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे स्टेज पर नाइट्रोजन की ज़रूरत तो है ही नहीं। नाइट्रोजन की ज़रूरत ओनली पत्तों को हरा करने के लिए और पौधे की ब्रांचेस को और पौधे को बड़ा चौड़ा करने के लिए होती है, ना कि फ्रूट लाने के लिए। बस यही रीज़न होती है कि फूल भी जड़ जाते हैं और जो छोटा छोटा सा फ्रूट लग रहा हो वो भी जड़ जाता है। नींबू के पौधे की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। जो मेरे पास है अब ये चाइना नींबू है जिसका छिलका बहुत ही बारीक होता है और इसके अंदर ज़्यादा रस होता है। एक देसी नींबू होता है जिसको ग्राफ्ट नहीं किया जाता, सिर्फ वो बीज से ही उगाया जाता है। उसके नींबू का साइज भी छोटा होता है और छिलका भी ऊपर वाला काफ़ी मोटा होता है। लेकिन नॉर्मली जितने भी आपको नर्सरीज पर मिलते हैं ये चाइना नींबू होते हैं जिनको जल्दी फ्रूटिंग होती है और बड़े साइज का लगता है पीले रंग का नींबू। शुरू शुरू में तो वो हरा ही होता है, जैसे वो पकना शुरू हो जाए तो उसका छिलका पीला होने लग जाता है। समटाइम इसका छिलका पीला नहीं भी होता तो इसको उतार लिया जाता है जब इसका साइज इंक्रीज हो जाए, तो फ्रिज के अंदर पड़े पड़े ही ये पीले हो जाते हैं। नींबू के पौधे को साल में 2 या 3 या 4 मरतबा भी फ्लावरिंग हो सकती है। फ्लावरिंग का पहला सीजन सर्दी के दिनों में होता है, दिसंबर से जनवरी के महीने में इसको फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। और एक मतलब सारे के सारे फूल खिल जाते हैं और फूलों की बहुत प्यारी खुशबू भी होती है। समटाइम ये सारे के सारे फूल झड़ जाते हैं, किसी किसी को फ्रूट लगता है। और इसको दूसरी बार फ्लावरिंग होती है मार्च से अप्रैल के महीने में। समटाइम इनमें से भी बहुत से फूल गिर जाते हैं और किसी किसी में नींबू बनना भी शुरू हो जाता है। और तीसरी बार में इसको फिर से फ्लावरिंग होती है जुलाई से अगस्त के महीने में। तो समटाइम उसमें से भी कुछ फूल गिर जाते हैं और कुछ को फ्रूट लगना शुरू हो जाता है। नींबू की कोई सी भी वैरायटी हो आपके पास 3 या 4 मरतबा उसको फ्लावरिंग हो सकती है एक साल में। लेकिन जैसे ही सितंबर का महीना गुजरता है इसकी फ्लावरिंग खत्म हो जाती है। पत्तों की ग्रोथ तो होती है, समटाइम पत्ते भी पीले पड़ने लग जाते हैं। और जैसे जैसे ठंड के महीने आते हैं, पतझड़ का मौसम आता है, तो इसकी कंप्लीट ग्रोथ ही रुक जाती है। दिसंबर के महीने में दोबारा से इसको फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है, लेकिन इसकी पत्तियां दोबारा नहीं आती। इसकी पत्तियों और ब्रांचेस की ग्रोथ जनवरी के महीना गुजरने के बाद शुरू होती है, क्योंकि ये सिट्रस फैमिली है और सिट्रस फैमिली माल्टा, नींबू, मौसमी ये सारे के सारे गर्मी के दिनों में ही ग्रोथ करते हैं। सर्दी के दिनों में इनकी कंप्लीट ग्रोथ रुक जाती है। नींबू की ग्रोथ को अच्छा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस लाने के लिए इसकी प्रूनिंग करना पड़ती है। जब इसको एक मरतबा फ्लावरिंग हो जाए और वो फूल खिल जाए, अगर उनमें से फ्रूट नहीं बनता तो आप पूरे पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। जो भी पतली पतली ब्रांचेस आपको दिखती हैं उसको काटते जाइए, और जहाँ से आप काटेंगे वहाँ से फ्यूचर में 2 शूट मतलब 2 ब्रांचेस ग्रोथ में आएंगी। यहाँ से मैंने काटा था, यहाँ से ये ग्रोथ कर रही है और एक ये वाली भी। इस तरह ज्यादा ब्रांचेस बनेगी, और जितनी ज्यादा ब्रांचेस बनेगी फूल खिलने के उतने ही चांसेस ज्यादा होंगे, और जितने फूल खिलने के चांसेस होंगे उतने ही ज्यादा नींबू बनने के चांसेस होते हैं। नींबू के पौधे के ऊपर कैटरपिलर बहुत ही ज्यादा अटैक करता है, वो कीड़ा जो पौधों के पत्ते खाने लग जाता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने में मिलेगी। जितने भी फ्रूटिंग वाले प्लांट्स होते हैं या सब्जियों वाले पौधे होते हैं उनको फुल धूप अच्छी लगती है, चाहे सर्दी की धूप हो चाहे गर्मी की धूप हो। शेडी एरिया में वो फ्रूटिंग करते ही नहीं है, समटाइम करते हैं तो वो झड़ जाते हैं। इसलिए जितनी हो सके इनको धूप प्रोवाइड कीजिए। पौधे की सोइल ऑलवेज मॉइस्ट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी देने से इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, उससे रूट्स गल जाती हैं। और बहुत कम पानी देने की वजह से भी ये स्ट्रेस में आ जाता है, इसलिए पानी इतना दीजिए कि मिट्टी नम रहे। मेरे इस पौधे को जनवरी के महीने में भी बहुत सी फ्लावरिंग हुई, इतने फूल लगे, करीब 150 के करीब फूल होंगे। मैं समझा इनमें से 100 नींबू तो बनेगा ही। इवन कि मैं फर्टिलाइजर खाद भी यूज़ कर रहा था, लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना गुजरा 80% फूल गिर गए, मतलब फूल खिलने के बाद में खत्म हो गए, नींबू नहीं बने, जबकि मैं खाद भी इनको प्रॉपर दे रहा था। और मार्च से अप्रैल के महीने में दोबारा से इसको फूल लगना शुरू हुए, जो अभी तक मतलब मई की आज 5 तारीख हो चुकी है, अभी तक इनको टाइम टू टाइम फ्लावरिंग हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता फूल खिल रहे हैं और उनके अंदर से नींबू बनना भी शुरू हो चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता नींबू का साइज भी इंक्रीज हो रहा है, जो करीब 1 या 2 महीने के बाद रेडी हो जाएंगे उतारने के लिए। ये पौधे के ऊपर डिपेंड करता है कि जनवरी के फूलों में से फ्रूट बनेगा या मार्च या अप्रैल के महीने में या फिर अगस्त के महीने में। लेकिन जब भी बने फ्रूट बनना शुरू हो जाता है, अगर प्रॉपर तरीके से इनकी केयर करते रहें तो। नींबू के पौधे को बड़ी स्पेस ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा गहरी ना हो लेकिन चौड़ाई में ज्यादा हो।
मेरे पास ये एक टब था जो कि टूट चुका था। इसके अंदर मैंने इस नींबू के पौधे को लगा दिया था। ये वही नींबू का पौधा है जिसको हमने बोनसाई बनाने की कोशिश की थी। इसकी ब्रांचेस को थोड़ा सा शेप देने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके बाद मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने इसको बोनसाई नहीं बनाया, बस इस टब के अंदर लगा दिया और छोड़ दिया इसके हाल पर। जमीन के अंदर नींबू का पौधा लगा हो तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। जैसे जैसे इसकी एज ज्यादा होगी, 4 से 5 साल या 6 से 7 या 10 साल तक उम्र होगी, इसको बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। और ये भी हो सकता है कि साल में 2 या 3 या 4 मरतबा फ्लावरिंग करता है तो चारों मरतबा ही फ्रूट होगा इसके अंदर, क्योंकि प्लांट के अंदर इतनी विल पावर होती है, मेच्योरिटी आ जाती है। जैसे जैसे एज ज्यादा होगी पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। लीमू का पौधा कलम से भी उगाया जा सकता है, लेकिन उसको जल्दी फ्रूटिंग नहीं होती। कलम से लगा लीजिए, लेकिन उसको बाद में ग्राफ्ट करना पड़ता है। अगर आप उसको एयर लेयर कर लेते हैं तो एयर लेयरिंग से जल्दी ही फ्रूटिंग पर आ जाता है, जिसको बहुत सारे लोग मानने से इनकार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पौधे को एयर लेयर किया गया और उनकी फ्रूटिंग के ऊपर ध्यान दिया गया तो पता चला ग्राफ्टेड किया हुआ पौधा हो या एयर लेयर किया हुआ पौधा हो, दोनों ही सेम चीज है। तो इसलिए इसके एयर लेयर किए हुए पौधे को भी उतनी ही फ्रूटिंग होगी जितना के ग्राफ्टेड वाले पौधे को होती है। अब बात कर लेते हैं इसको कब कब खाद देनी चाहिए और कौन कौन सी खाद इसके लिए बेस्ट है। जब पौधे का फ्रूटिंग सीजन नहीं होता, ये आपके पौधे और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एरियाज में इसको जल्दी नींबू लग जाते हैं, कुछ एरियाज में बाद में लगते हैं। कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता। इसलिए जब भी आप देखें कि आपके पौधे के ऊपर कोई फूल नहीं है, कोई छोटा सा फ्रूट नजर नहीं आ रहा, तो आपको जरूरत पड़ेगी NPK 20-20-20 देने की, जो कि एक बैलेंस्ड डाइट है। उसके अंदर 20% नाइट्रोजन है, 20% फास्फोरस और 20% पोटाशियम है। हर हफ्ते के बाद आप 5। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, इस सब से आप समझ ही गए होंगे काफ़ी कुछ, लेकिन मैं भी आपको और समझा सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आप और वही स्प्रे आप पौधों के पत्तों के ऊपर भी कर सकते हैं, वही पानी आप मिट्टी में भी ऐड कर सकते हैं। एक 12 या 16 इंच के गमले के अंदर 2 या 3 ग्लास पानी डाल सकते हैं वही, और बाकी जो आपके पास पानी बच जाता है वो दूसरे पौधों में भी इसी तरह डालिए। लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में पौधे की कंप्लीट ग्रोथ रुक जाती है। अगर उस वक्त इसको कलियां लग रही हैं तो NPK 20-20-20 आप नहीं देंगे, तब आप देंगे NPK 5-15-45, मतलब ऐसी खाद जिसके अंदर पोटाशियम का सोर्स ज्यादा हो। जैसे ही आप कलियों को देखें तो नाइट्रोजन वाला खाद कम कर दें। जो चीज मैंने आजमा कर देखी वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जब पौधा कलियों पर आ जाए, चाहे वो फूलों वाला पौधा हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो फ्रूट वाला हो, जब भी वो फूलों पर आ जाए तो उसको नाइट्रोजन देना कम कर दें। नाइट्रोजन देने से सिर्फ पत्ते ग्रीन होते हैं, ब्रांचेस ज्यादा निकलती हैं। लेकिन जब पौधा फूलों पर कलियों पर आ रहा हो तब नाइट्रोजन की इतनी जरूरत नहीं होती। अगर ज्यादा नाइट्रोजन तब भी देंगे हम तो फूल झड़ जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे, जो फूल या फ्रूट छोटा छोटा बन चुका है वो भी गिर जाएगा। इसलिए ऐसी स्टेज पर आप नाइट्रोजन वाला खाद कम देंगे। NPK 5-15-45 बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर है फ्रूटिंग टाइम के लिए। वो भी आप हर हफ्ते ही दे सकते हैं। 5 लीटर पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच डालिए, ये वाटर सोल्यूबल होता है। NPK भी 2 टाइप के होते हैं, एक ग्रैनुलर शेप में होता है जो कि ओनली मिट्टी के ऊपर हमें डालना पड़ता है, उसकी स्प्रे नहीं करनी पड़ती। एक वाटर सोल्यूबल होता है जो पाउडर की सूरत में होता है। तो पाउडर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, उसको स्प्रे के रूप में भी यूज किया जा सकता है और मिट्टी में भी यूज किया जा सकता है। हर हफ्ते आप यूज करते रहेंगे तो आपके जितने भी फूल खिल रहे हैं बहुत से फ्रूट की सूरत लेने लगेंगे। अब मेरे छोटे से पौधे की एज, खैर फ्रेंड्स, आपने इतना तो समझ ही गए हर एक चीज़ के बारे में। तो एट लास्ट, जैसे मैं सारी वीडियो से बताता हूँ, वैसे इस वीडियो में मेरे को वही कहना है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। एंड मेरी वीडियो जो है अच्छी भी ठीक ठाक रहती है, क्योंकि लोगों कई लोग को पसंद भी आई है। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करके ये बताने के साथ साथ मुझे दिखाएँ भी। पर और एक और कारण ये है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है प्लांट्स के लिए बेस्ट खाद ही चूज़ करें। एंड जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो से बताया था कि मैं इलाहाबाद में बिजनेस कर रहा हूँ खाद का, जिसमें मैं आपको वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक यानी कि 100% नेचुरल खाद देता हूँ, जो आप कोई भी प्लांट में, कोई भी तरीके के प्लांट्स में लगा सकते हैं। हर तरीके के प्लांट में वो खाद बेस्ट काम आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और कोई भी खाद में ना तो ज़्यादा नाइट्रोजन देती है ना तो कम। ये खाद बहुत ही अच्छी खाद है, अगर आपको नहीं है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं आप 5 kg का पैकेट खरीद के। बट ये सब मैं इलाहाबाद में ही सेल करता हूँ, कहीं और देखना तो आप कहीं और से ले सकते हैं, बट इलाहाबाद में मैं सेल करता हूँ तो आप मेरे से ले सकते हैं। बाकी मेरा नंबर और बाकी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर दैट फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।